जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो पंचायती राज है उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। आप जब भी शेयर करते हो, अगर आप फेसबुक पर शेयर करते हो तो आप मुझे टैग भी कर सकते हो फेसबुक पर जब आप वीडियो शेयर करते हो तो। उसी के साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है फेसबुक की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, सबकी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जितनी भी कमेटीज़ थी वो सारी देख ली थी। बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर तो गाडगिल कमेटी तक हमने सब कुछ देख लिया था। तो जैसा कि गाडगिल कमेटी हमें पता है, गाडगिल कमेटी ये बेस बेस बना था जिससे कि जो ड्राफ्टिंग है वो की गई थी, ये जो बिल है उसकी। तो जैसा कि जो थुंगोन कमेटी है और जो गाडगिल कमेटी है उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो एक ड्राफ्ट है वो यहाँ पर बनाया था। तो हम सबको पता है कि जो थुंगोंग कमेटी है उसमें 5 साल का टेन्योर रहना चाहिए, वो बताया गया था। उसी के साथ साथ स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में बात की गई थी। अब यहाँ पर रिजर्वेशन एससी एसटी एंड वीमेन के लिए भी बात की गई थी। अशोक मेहता कमेटी ने एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन गाडगिल कमेटी ने वीमेन की भी रिजर्वेशन की बात की है। उसी के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके से की गई थी। तो यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर अब बिल के बारे में देखते हैं। तो बिल का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो गया था। पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट जब थी तब यहाँ पर 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जुलाई 1989 में। अब लोकसभा में तो मेजोरिटी रहने की वजह से बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे काफ़ी अपोज मिला था, इसलिए राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था और ये बिल जो है वो लैप्स हो गया था। उसके बाद आई वीपी सिंह गवर्नमेंट। अब इसमें जो है जून 1990 में 2 डे कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीपी सिंह। अब यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये अप्रूव कर दिया था इन्होंने, प्रपोजल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे हम एज अ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 1990 में, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो गई। अब हमें पता है कि पार्लियामेंट में हम और अच्छे से देखेंगे बिल जो है वो किस तरीके से लैप्स होता है। अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा जो है वो लैप्स हो गई, मतलब डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल जो है वो भी लैप्स हो जाएगा। अगर राज्यसभा के पास बिल है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा से पास होकर अगर लोकसभा में जाता है और लोकसभा डिसॉल्व होती है तो भी वो बिल लैप्स हो जाएगा। अगर जो बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में ही अभी तक है और राज्यसभा से अभी तक लोकसभा में गया नहीं है और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जब पार्लियामेंट के नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है वीपी सिंह गवर्नमेंट, ये डिसॉल्व होने की वजह से यहाँ पर जो बिल है वो लैप्स हो गया था। उसके बाद ये नरसिम्हा राव कमेटी, अब ये जो है इन्होंने ड्रास्टिकली मॉडिफाई किए जो प्रपोजल्स थे वो, और उसी के साथ साथ जो कंट्रोवर्शियल जो भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे डिलीट कर दिए इन्होंने। और जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 1991 में। ये जो है फाइनली ये इमर्ज हुआ एज अ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये जो है ये फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 में। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है उनके वक्त ये जो है बिल पास हुआ था। ऐसा भी पूछ सकते हैं किस गवर्नमेंट के वक्त ये जो बिल है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो ये जो है ये एक्ट, इसने पार्ट 9 जो है ये ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी के साथ साथ ये जो पार्ट है ये एंटाइटल्ड है विद दी पंचायत, जो कंसिस्ट करता है ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। अब देखिए आपको काफ़ी ऐसे ये किया जाएगा कि आपको जितने भी आर्टिकल्स है वो पढ़ लीजिए। तो देखिए आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नहीं कौन से आर्टिकल में क्या आता है, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आर्टिकल्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हो गए, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं जो वीडियोज़ है उसमें। डीपीएसपी जो है उसके आर्टिकल्स आपको पूछ सकते हैं, तो वो आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर आपने डीपीएसपी का वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता है आप कभी भी जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो कभी भी भूल पाओगे। तो जैसे हमने पंचायत है उसके लिए भी एक आर्टिकल जो है, जैसे हमने आर्टिकल 40 जो है जो डीपीएसपी में आता है, तो उसका भी हमने ट्रिक देखी थी याद रखने का कि यहाँ पर ज़ीरो आता है। ज़ीरो मतलब उसका राइम होता है हीरो। तो यहाँ पर हीरो जो है, हीरो क्या करेगा, हीरो जो गांव की समस्या है उसे बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर हीरो कौन है, तो पंचायत हो गई। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 40 जो है पंचायत के लिए काम करता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन उसमें हमने डिटेल में सब कुछ देखा है। तो आप डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो है वो भी देख सकते हो वो वीडियो, तो आप कभी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल नहीं भूलोगे।
तो बोलने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है इनके आर्टिकल्स याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन ये जो 243 से लेकर 243 ओ है। तो ये अब इन एडिशन एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड 11 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे यहाँ पे 12 शेड्यूल्स है, बराबर है। अब 12 शेड्यूल्स है तो ये जो है इसमें 11 शेड्यूल जो है ये ऐड करता है पंचायत के लिए। अब इसमें 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो 29 ये जो है यहाँ पर फंक्शनल आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब कौन से आइटम्स है वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिशरीज़ ये सब चीज़ें, तो वो भी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डील है वो करता है 243G के साथ। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, सिर्फ जो शेड्यूल है उसमें जितने भी कंटेंट्स है वो 243G के साथ यहाँ पर डील करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्ट हैज़ गिवन प्रैक्टिकल शेप ऑफ आर्टिकल 40, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 40 जो है ये डीपीएसपी का है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब इसमें जो है डीपीएसपी में ये बोलता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे नेसेसरी टू अनेबल देम टू फंक्शन। अब यहाँ पर आर्टिकल 40 जो है हमने डीपीएसपी में ऑलरेडी याद कर लिया है ट्रिक के साथ, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वक्त इस पर गुजारने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 40 जो है वो डील करता है, जो कि बोलता है कि पंचायत जो है वो रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम सैलिएंट फीचर देखते हैं इसके, तो सबसे पहले आता है ग्राम सभा। अब इसमें है कि फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब ग्राम सभा जो है ये फाउंडेशन है, क्योंकि हमने देखा था सबसे नीचे रहेगी विलेज पंचायत, उसके ऊपर रहेगी इंटरमीडिएट, उसके ऊपर रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज पंचायत पे जो है इसको बोलते हैं हम ग्राम, बराबर है। तो सबसे पहले ही तो ये फाउंडेशन है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर की जो सिस्टम है ये भी स्ट्रांग बनेगी, बराबर है। इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज कॉम्प्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी लोग एनरोल है इलेक्टोरल रोल में एनरोल है, वो लोग यहाँ पर जो बॉडी है उसमें मेंबर रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल में वो यहाँ पर मेंबर रहेंगे उस बॉडी के, ठीक है। मतलब हर कोई, जितने भी विलेज के लोग हैं सारे के सारे इसके मेंबर रह सकते हैं क्या, तो नहीं रह सकते हैं। जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया है इलेक्टोरल रोल में, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको ऊपरी ऊपरी याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जिनके पास यहाँ पर अपना जो इलेक्शन कार्ड जिसके पास होगा वो यहाँ पर मेंबर रहेंगे, ठीक है, जो बॉडी कंसिस्टिंग रहेगी यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आता है कि इट में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिटरमाइन। अब यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जिस तरीके से यहाँ पर डिटरमाइन करेगी उस तरीके से यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ पर किए जाएंगे। तो किस तरीके से किए जाएंगे हम और आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ग्राम सभा के बारे में। इसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ जो इलेक्टोरल है, जो इलेक्टोरल रोल में आए हुए हैं वो यहाँ पर बॉडी में मेंबर्स रहेंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 3 टायर सिस्टम की बात हो रही है। अब हमने देखा था सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो भी कैसे याद रखना है, हमने देखा था बलवंत राय मेहता 3 नाम आ रहे हैं तो उन्होंने 3 टायर सिस्टम सुचाई थी। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, 2 ही नाम है अशोक और मेहता, तो इसलिए उन्होंने 2 टायर सिस्टम बता दी थी। तो इस तरीके से भी हमने याद रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आपने तो वो देख लीजिए। 3 टायर सिस्टम जो है, अब हम जैसे जैसे आगे आए थे, जब हम गाडगिल कमेटी देखी तो उसमें हमने देखा था कि वो 3 टायर सिस्टम की उन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर भी उस पर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर भी 3 टायर सिस्टम रहने वाली है, जैसे कि विलेज लेवल हो गई, इंटरमीडिएट लेवल हो गई, ब्लॉक लेवल हो गया, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। तो ये 3 लेवल जो है यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। तो यहाँ पर भी 3 लेवल स्टैब्लिश की गई है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आती है, फिर इंटरमीडिएट लेवल आती है, फिर यहाँ पर विलेज लेवल आती है। और यहाँ पर स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs में नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। अब जिसके पास यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वो यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 टायर सिस्टम यहाँ पर लाई गई है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और यहाँ पर आता है कि इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स। अब देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद मुझे नहीं लगता है लक्ष्मण किताब जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जितना कुछ दिया हुआ है लक्ष्मण किताब में वो सब मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। उसके बाद सिर्फ आपको ये करना है कि जो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप टेलीग्राम पर जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ दे दूंगा तो यही आपके नोट्स है, आपको नोट्स भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट्स उतारने के लिए भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप फटाफट जो है वो रिवाइज़ कर सकते हो इसमें से। तो यहाँ पर ही आप इस वीडियो में सब कुछ आप समझ जाओ, इस तरीके के मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर इलेक्शन जो है मेंबर्स के और चेयरपर्सन के, अब देखिए यहाँ पर 3 लेवल बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल। ये 3 लेवल यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर 3 लेवल आने के बाद
अब इलेक्शन जो है मेंबर के किस तरीके से होंगे, तो जब हमने बलवंत राय मेहता कमेटी देखी थी उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी और यहाँ पर भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी। अब हमने याद किस तरीके से रखा था, विलेज लेवल जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो कम होती है, तो लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो समझाने में तकलीफ जाएगी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, ये समझने में तकलीफ जाएगी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन रख दो। इंटरमीडिएट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़े पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, तो उनको समझ में आ जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन रख दो। ये जो हमने समझने के लिए देखा था सिर्फ। लेकिन यहाँ पर हम जैसे जैसे गाड़गिल कमेटी की तरफ आते हैं तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि सब तरफ डायरेक्टली इलेक्टेड रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यहाँ तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, मतलब कहीं पर भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, तो विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ पर चेयरपर्सन जो है उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, मेंबर्स का तो हमने देख लिया, मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, लेकिन चेयरपर्सन किस तरीके से रहेंगे, तो यहाँ पर हम आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल है, तो चेयरपर्सन जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, मतलब जो ये इलेक्टेड लोग हैं उसमें से ही चुनकर यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो चेयरपर्सन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विलेज लेवल जो है वहाँ क्या होने वाला है, जहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड है जो मेंबर्स है वो, तो विलेज लेवल पे क्या होने वाला है, डायरेक्टली इलेक्टेड होगा क्या, तो नहीं, यहाँ पर जो है विलेज लेवल पर यहाँ पर चेयरपर्सन जो है इलेक्ट किया जाएगा एज पर स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब विलेज लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके पास यहाँ पर पावर दी गई है कि आपको किस तरीके से जो चेयरपर्सन है उसे यहाँ पर इलेक्ट करके लाना है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो विलेज लेवल है वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एज पर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो हमने देखा है, जो पहले अशोक मेहता कमेटी है उसने SC ST के लिए जो है वो बात की थी रिजर्वेशन देने के लिए। फिर उसके बाद हम गाड़गिल कमेटी की तरफ आते हैं तो वहाँ उन्होंने जो विमेन है, इनके साथ साथ जो विमेन है उन्हें भी जो रिजर्वेशन है उसका हक दिया था। तो यहाँ पर भी ड्राफ्टिंग गाड़गिल कमेटी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी वही रहने वाला है, जैसे कि फॉर SC ST एज पर द पॉपुलेशन एट ईच लेवल एंड ऑल्सो फॉर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के लिए भी रिजर्व रहेगी SC ST के लिए सीट, उसी के साथ साथ किस बेसिस पर रहेगी, तो एज पर दी पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज पर दी पॉपुलेशन। ठीक है, नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि फॉर SC STs एंड वीमेन 1/3 जो सीट है वो अवेलेबल रहेगी, तो यहाँ पर SC ST के लिए पॉपुलेशन पर निर्भर रहेगा, लेकिन जो वीमेन है उनके लिए 1/3 सीट जो है ईच लेवल एंड फॉर चेयरपर्सन 1/3 सीट उनके लिए अवेलेबल रहेगी, उनके लिए रिजर्व रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है ऑफ द स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये हक है जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके पास हक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसका हक है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन हम देखते हैं, तो ड्यूरेशन जो है 5 सालों के लिए रहने वाला है एट ईच लेवल, तीनों जो लेवल है 5-5 सालों के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 सालों के लिए तो है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल के पहले ही अगर मेजोरिटी ना हो, मेजोरिटी ना मिली हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो यहाँ पर डिसॉल्व हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर डिसॉल्व होती है 5 साल के पहले, तो यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन जो है वो लिए जाएंगे विद इन द 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर आप फ्रेश इलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर लेना ज़रूरी है। सेम हमने देखने को मिलता है पार्लियामेंट में भी, सेम हमें देखने को मिलता है लेजिस्लेचर में भी, और सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं है, फ़र्क जो है वो आगे आने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि अगर 5 साल ख़त्म होने के लिए सिर्फ 6 ही महीने बाकी है, ठीक है, 5 साल ख़त्म होने के लिए 6 ही महीने बाकी है और यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 महीने का गैप मिल रहा है उन्हें, नई इलेक्शन, नई जो यहाँ पर जो पार्टी है वो तो आने ही वाली है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश इलेक्शन कब, जब यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो, मतलब 1 साल का पीरियड हो और यहाँ पर डिज़ोल्व हो गई हो, तो यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन जो है वो लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है, अगर यहाँ पर पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो न्यू पंचायत जो है वो ऑफिस में कब तक रहने वाली है, पूरे उनको 5 साल मिलेंगे क्या, तो नहीं, जितने रिमेनिंग पीरियड है उतना ही मिलेगा।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं कि कोई अगर अभी जो मतलब मार्च शुरू है, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो मई है, जून ले लेते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम भी है, तो जून में यहाँ पर पूरा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ 6 महीने नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल आप एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर अगर डिज़ोल्व हो गई, तो यहाँ पर नई जब गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाएगी, नई इलेक्शन या फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर उन्हें और 5 साल रहने का मौका मिलेगा क्या? तो नहीं, ये जून तक ही यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो हमने पहला देखा था कि अगर 6 मंथ से पहले डिज़ोल्व यहाँ पर होती है, 6 मंथ ही बचे हैं अगर उनके पूरे पीरियड कंप्लीट होने में, तो फ्रेश इलेक्शन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है, जैसे कि अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर टू द स्टेट कंसर्न। यहाँ पर स्टेट जो कंसर्न है वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बता सकती है। अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने हिसाब से बताएगी किस तरीके से लॉ लाया गया है, उस तरीके से अगर वो उसमें फिट बैठते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए हमें पता है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है 25 ईयर चाहिए, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है 30 ईयर चाहिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है 35 ईयर चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जब ये जो पंचायत है इस सिस्टम में आते हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी इंसान को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि 25 ईयर्स का नहीं है, अगर उसने 21 ईयर जो है वो अटेंड कर ली है तो। Further, all the questions of disqualification shall be referred to such authority as the state legislature determine। अब अगर यहाँ पर कोई भी जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये रेफर किसे किया जाएगा? तो उस अथॉरिटी को किया जाएगा जिसे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटरमाइन करेगी। यहाँ पर आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन पर। तो यहाँ पर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द स्टेट टू शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए, जो पार्लियामेंट होती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इनके इलेक्शन जो है वो कौन लेता है? तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लेता है, बराबर है। कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। लेकिन जो पंचायत है उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये यहाँ पर लाया गया है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है जितने भी पंचायत के इलेक्शंस रहेंगे, इलेक्टोरल रोल रहेंगे, जो भी चीज़ें जो यूनियन इस पे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो पंचायत लेवल है उस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। उसी के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अब यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? तो गवर्नर के पास पावर है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो वहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन अपॉइंट करेगा? तो हमारे गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट के। सर्विस एंड टेन्योर कौन फिक्स करने वाला है? तो गवर्नर फिक्स करने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिमूवल है एज पर द जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब सेम है, पूरा सिमिलर है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे पूरा सिमिलर है यहाँ पर। तो उसी तरीके से आपको ध्यान में भी रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ आती है कि स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द पंचायत। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास भी यहाँ पर पावर है, वो प्रोविजंस यहाँ पर बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन टू द पंचायत। जो भी पंचायत में इलेक्शन होने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है कि वो अपने प्रोविजंस बता सकते हैं जो भी इलेक्शन करने हैं पंचायत के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के पास? यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर वो प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब जो भी इकोनॉमिक प्लान बनाने हैं यहाँ पर उन्हें काय के लिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि विलेज लेवल पे जो है, विलेज लेवल पे जस्टिस भी अच्छे से मिलता नहीं है, पैसा जो है वो भी नहीं है। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस भी अच्छे से होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो एक प्लान बना सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर क्या होता है, स्कीम्स यहाँ पर काफ़ी आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम आती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता होगी क्या है? अगर नहीं पता है तो वो मैंने जो वीडियो लिए हैं उसमें समझाया है। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है?
यहाँ पर सेक्टर की बात हो रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही पैसा देती है, वही इम्प्लीमेंट करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो क्या होती है, तो यहाँ पर शेयर होता है, जैसे 60-40, और जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए 10-90। तो ये जो है स्पेशल स्टेटस के बारे में, इसमें मैंने जो एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आंध्र प्रदेश को अभी स्पेशल स्टेटस देने की बात हो रही है उस पर वीडियो बनाया मैंने, तो वो आप देख सकते हो, और आपको डिटेल में चाहिए होगा तो वो। तो इस तरीके से यहाँ पर दो स्कीम्स है। तो ये जो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन होता है इसके बारे में भी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, और जो भी मैटर्स इंक्लूडेड है, जैसे 29 मैटर्स इंक्लूडेड है हमारे 11 शेड्यूल में, तो उससे भी रिलेटेड। अब यहाँ पर फाइनेंसेस, अब फाइनेंसेस के बारे में क्या क्या इसमें पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऑथराइज करती है पंचायत टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस। अब यहाँ पर ये पंचायत को यहाँ पर अपनी पावर देती है कि आप अपने हिसाब से आपको जो टैक्सेस है वो आप लेवी कर सकते हो, अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज़ ले सकते हो, टोल्स ले सकते हो, फीस ले सकते हो। असाइन टू अ पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टोल असाइन कर सकती है जो स्टेट लेजिस्लेचर है कि आप ले लो करके। उसके बाद ग्रांट्स इन एड, जो ग्रांट्स है वो भी यहाँ पर दे सकती है पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उसके बाद प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी टू द पंचायत। अब देखिए, जैसा हमने सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो टॉपिक देखा था, बराबर है, हमारे पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन हमने चैप्टर देखा था, उसमें हमने देखा था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सारी इस तरीके की, मतलब जैसा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनका बच्चा है, उस तरीके से यहाँ पर उनकी जो देखभाल है वो करती है, जैसे ग्रांटी नेट देती है, फंडिंग देती है, उन्हें ले असाइन करती है जो भी टैक्सेस है वो, उसके बाद ऑथराइज करती है कि आप भी टैक्सेस ड्यूटीज़ जो है वो ले सकते हो। उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनका ये बच्चा है जो पंचायत है वो। तो जितना यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की भूमिका जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर निभा रहा है, और यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर की भूमिका है वो पंचायत निभा रहा है। तो सेम उसी तरीके का यहाँ पर हमें जो है वो चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल आफ्टर एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कौन करने वाला है, तो गवर्नर करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आप पूरा कंपेयर कर सकते हो यूनियन गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर होती है, यहाँ पर जो गवर्नर है उनके पास पावर है। हर 5 साल में यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो यहाँ पर रिव्यू करेंगे ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत की ये सुधर जाए। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल जो स्टेट फाइनेंस कमीशन उनके पास क्या पावर रहेगी, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत। जो यूनियन में जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट है उनके बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो देखती है। यहाँ पर स्टेट और पंचायत के बीच में क्या होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो देखेगी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो। उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस दैट में भी असाइन टू द पंचायत। फिर आता है कि ग्रांट इन एड। अब ग्रांट इन एड जो है वो भी पंचायत को प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से ये जो पावर्स है सेम है, पूरी जो हमारी जो यूनियन में फाइनेंस कमीशन है उस तरीके से ही पूरी पावर जो है यहाँ पर मिली हुई है स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी। तो आप पूरा कंपेयर करके याद रख सकते हो, इसमें कुछ सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नर जो है हर 5 साल के लिए यहाँ पर करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर पावर मिली हुई है कि वो कंपोजिशन क्या रहेगा कमीशन का वो डिसाइड कर सकती है। कौन कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है। वहाँ कौन करता था, तो पार्लियामेंट जो है उनके पास पावर थी। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है किस तरीके का रहेगा, मैनर ऑफ सिलेक्शन किस तरीके का रहेगा। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो रिकमेंडेशन देंगे कमीशन को अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर दी स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो भी सजेस्ट करेगा यहाँ पे। अब बराबर है ना, इसका ही एक छोटा अंश बोल सकते हैं हम जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसका। तो यहाँ पर ये भी किस तरीके से बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ये सीनियर हो गए, ये जूनियर हो गए जो स्टेट के हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये यहाँ पर उन्हें बताएंगे किस तरीके से काम करना होता है। देखो हमारे ज़माने में इस तरीके से होता था, हम इस तरीके से करते थे, आप भी इस तरीके से करो, तो इस तरीके से होता था, नहीं तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब ऑडिट जो है जहाँ पैसे की बात आती है, जैसे यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ हम होते ही है, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने हाथ में पूरी पावर रखेगी ऑडिटिंग की। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। यहाँ पर किसके पास पावर है, जो भी ऑडिटिंग वगैरह करना है कौन रखेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके पास यहाँ पर अपनी पावर रखते हैं। उसके बाद अप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज जो है उनका जो माँ बाप है वो कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज पे बोल भी रहे हैं सिर्फ मेरा हक है, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो कुछ भी होता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज मे बी स्पेसिफाई।
तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ये अप्लाई होगा या नहीं होगा यूनियन टेरिटरीज़ में, इसके बारे में डिसाइड कौन करेगा? उनका माँ बाप, मतलब हमारे जो राष्ट्रपति है वो। और उसके बाद एग्जम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज। अब कुछ जो स्टेट्स है और कुछ जो एरियाज़ है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, ये यहाँ पर जो पूरे हैं ये एग्जम्प्ट किए गए हैं। उसके बाद आते हैं शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। अब उसके बाद आते हैं कि जो हिल एरियाज़ है ऑफ मणिपुर फॉर विच अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। और उसी के साथ साथ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है अपने जो प्रोविजंस है वो इस पार्ट में जो दिए हुए हैं टू द शेड्यूल एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन है। यहाँ पार्लियामेंट जो है अपने एक्सटेंड कर सकता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। अब देखिए ये जो होता है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ये पूरा पार्लियामेंट के हाथ में चल जाता है क्योंकि बड़ा मैटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा। अब आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि जो एक मतलब मेघा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, मेघा नाम की कोई लड़की है, वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है। अब ध्यान में रख सकते हो अगर कोई फ्रेंड होगी आपकी मेघा नाम की, तो वो मेघा जो है वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे जो नागमणि है वो चाहिए है, तो नागमणि लेने के लिए उसे कोई कहता है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, तो यहाँ पर नागमणि लेने के लिए, मतलब नागमणि मतलब नागालैंड, नागमणि लेने के लिए वो कश्मीर चल जाती है। वहाँ की जो हिमालय है वहाँ पर ढूंढती है कश्मीर में जाके, पर उसे नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो राम है, राम जी आपको पता होगा, राम भगवान, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि नहीं, मणि जो है यहाँ पर नहीं है, मणि तो मणिपुर में ही मिलेगा। तो वहाँ पर फिर वो मणि जो है मणिपुर के जो हिली एरियाज़ हैं, यहाँ के जम्मू कश्मीर के हिली एरिया में क्यों ढूंढ रही हो, जो मणिपुर का हिली एरिया है वहाँ देखो, तो मणिपुर के जो हिली एरिया है वहाँ पर जाती है वो। फिर उसके बाद उसे वहाँ पर वो मिल जाता है। तो उसके बाद फिर जो दार्जिलिंग की चाय है वो वहाँ पर जाके वो पीती है। तो इस तरीके से आप कुछ भी किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, तो याद रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पर एक्सटेंड करता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं हम कंटिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंचायत को 1 साल मिला था जब ये एक्ट आया था 24 अप्रैल 1993। इसके बाद मैक्सिमम पीरियड जो है 1 साल के अंदर अंदर तुमको ये जो एक्ट है यहाँ पर लाना है, इस तरीके से बोला गया था। इसलिए शाहरुख खान भी यहाँ पर बोल रहा है 1 साल है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर लाना था इन्हें। अब बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। अब यहाँ पर कोर्ट का कितना इंटरफेरेंस हो सकता है, तो एक्ट जो है वो बार करता है द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर ऑफ पंचायत। यहाँ पर बार करता है जो भी इलेक्टोरल मैटर रहेंगे पंचायत के उससे। It declares the validity of any law relating to the delimitation of constituency or the allotment of seats to the such constituency cannot be questioned in any court। अब यहाँ पर ये बोलता है कि ये जो है यहाँ पर डिलिमिटेशन के जो भी चीज़ें यहाँ पर दी रहेगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर अलॉटमेंट की जाएगी सीट में, ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है उनका कोई हक ही नहीं है। अब यहाँ पर ये फर्दर ले डाउन करता है कि नो इलेक्शन टू द एनी पंचायत इज़ टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटिशन। यहाँ पर जो भी इलेक्शन होते हैं पंचायत में ये भी कहीं भी क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक यहाँ पर आता है कि इलेक्शन पिटिशन जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है टू सच अथॉरिटी एंड इन सच ए मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये यहाँ पर एक अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी, जिसके पास अगर इलेक्शन में कोई भी घपला होता है तो आप उसके पास पिटिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ना कि किसी कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुए। कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसका पूरा मैटर ही निकाल दी है। कोर्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर उनकी कोई पावर रहेगी ही नहीं पंचायत में। यहाँ पर कंपलसरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस यहाँ पर लाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ कंपलसरी प्रोविजंस है कि वो करना ही पड़ेगा आपको, कुछ कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस है कि आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के दो यहाँ पर प्रोविजंस लाए गए हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी प्रोविजंस क्या रहेंगे, जो हमारे एक्ट में दिए हुए हैं, बराबर है। मतलब समझ लो आप कि जो तुगोंग और जो गाडगिल कमेटी है, इन दोनों की कमेटी मिलाकर यहाँ पर कंपलसरी प्रोविजंस है, और बाकी जो भी चीज़ें रहेगी आपको दिखेगी वो सब वॉलंटरी प्रोविजंस में जाएगी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आए हुए हैं, जैसे कि इनमें से कौन से वॉलंटरी प्रोविजंस है, इसमें से कौन से कंपलसरी प्रोविजंस है, या फिर इसमें से कौन सा वॉलंटरी कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ईजिली मैं आपको याद करा दूंगा यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस।
उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए यहाँ पर इसे याद रखना है हमें। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो गाड़गिल कमेटी है, गाड़गिल कमेटी आपको ध्यान में ही रखनी है, आपको याद ही रखनी है कुछ भी करके। गाड़गिल कमेटी आप याद रखो बस। तो वहाँ पर क्या बोला गया है, 3 लेवल रहेगी, विलेज लेवल रहेगी, इंटरमीडिएट लेवल रहेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल रहेगी। बराबर है, ये 3 लेवल रहने वाली है। तो इसमें हमें पता है विलेज लेवल पे जो है वो ग्राम सभा रहती है। बराबर है, तो यहाँ पर ग्राम सभा अगर आता है तो वो भी रहेगी। 3 लेवल यहाँ पर रहेगी पंचायत की, तो वो भी जो है वो कंपलसरी प्रोविजन में रहेगी, करना ही है आपको। गाडगिल ने बोला है वो, गाडगिल मतलब एकदम सबसे ग्रेट, ठीक है। गाडगिल मतलब गॉड, तो गाडगिल गॉड, तो उन्होंने जो बोला वो करना ही है, वो कंपलसरी प्रोविजन ही है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 3 लेवल रहनी चाहिए, तीनों लेवल रहनी ही है यहाँ पर, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो ग्राउंड लेवल पर रहती है विलेज पंचायत में, तो वो भी रहना ही है। उसके बाद आता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस। अब हमने देखा है गाडगिल कमेटी में क्या बोला था, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों जगह पे डायरेक्टली इलेक्शंस होने चाहिए। बराबर है, तो यहाँ पर तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस ही होंगे, क्योंकि गाडगिल मतलब गॉड, गाडगिल ने बोल दिया मतलब गॉड ने बोल दिया। तो उसी तरीके से तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस होने ही हैं। और यहाँ पर चेयरपर्सन के लिए क्या होता है, चेयरपर्सन के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और विलेज के लिए जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा उस तरीके से। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पंचायत एंड इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत, 21 साल जो है वो मिनिमम एज रहेगी। अब ये जितनी एज रहने वाली है कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन उतनी ही रहेगी ना, तो कंपलसरी प्रोविजन रहेगा। बराबर है, 21 को आप 25 तो नहीं कर सकते, या फिर 25 को आप 18 तो नहीं कर सकते। तो ये वॉलंटरी प्रोविजन कैसे हो गई, ये तो कंपलसरी प्रोविजन हो गई कि 21 साल जो है मिनिमम एज रहनी चाहिए कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और क्या आता है, और आता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, गाडगिल ने बोले थे। बराबर है, क्या बोले थे गाडगिल ने, SC ST एंड वीमेन के लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए। 1/3 सीट जो है SC ST के लिए भी रहना चाहिए, 1/3 जो है वीमेन के लिए भी रहना चाहिए। कंपलसरी प्रोविजन है, गाडगिल गॉड, गाडगिल ने बोल दिया, गॉड ने बोल दिया। उसके साथ साथ फिक्सिंग ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स भी जो है गाडगिल कमेटी ने बोला था, अगर आपको याद होगा। बराबर है, 5 साल रहना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन रहना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन रहना चाहिए, क्योंकि थुगोंग और गाडगिल कमेटी इन दोनों ने मिलकर बोला था। तो गाडगिल कमेटी ने थुगोंग के सारे पॉइंट्स अपने तरफ ले लिए थे कि गाडगिल मतलब गॉड, गॉड ने बोल दिया मतलब फाइनल है। तो यहाँ पर 5 ईयर जो है वो फिक्स 10 ईयर रहना चाहिए। उसके साथ साथ आता है कि 6 महीने के अंदर अंदर होता है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लेना पड़ेगा अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है तो। उसका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। उसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। समझ में आ गया आपको, एकदम ईजी है। गाडगिल मतलब गॉड, गॉड ने बोल दिया मतलब फाइनल है। गॉड ने क्या बोला है कि 3 लेवल रहने वाले हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में ग्राम सभा भी रहने वाली है। यहाँ पर तीनों जगह डायरेक्ट इलेक्शंस होने वाले हैं, चेयरपर्सन्स के 2 जगह डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करने वाला है, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा वो कंपलसरी प्रोविजन कैसे हुई, वो तो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में रहेगी। बराबर है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कंपलसरी इसमें नहीं आता है। ये 2 जो है ये बताया हुआ है गाडगिल ने कि मतलब गॉड ने बताए हुए हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे चेयरपर्सन के। उसी के साथ साथ उन्होंने SC ST एंड वीमेन का रिजर्वेशन भी बोला था। वीमेन का रिजर्वेशन हमें पता है 1/3 है। उसके बाद 5 ईयर्स टर्म भी उन्होंने बताई थी। उसका स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन उन्होंने बताया था। ये होगी कंपलसरी प्रोविजंस, याद हो गए होंगे आपको। अब चलते हैं वॉलंटरी प्रोविजन। अब इसके अलावा जो कुछ भी होंगे वॉलंटरी प्रोविजन, जैसे रिप्रेजेंटेशन जो है MP को या फिर MLA को, MLC को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए एट डिफरेंट लेवल फॉलिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसी के साथ साथ आता है कि यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस जो है हमने देखा था, जब हमने रिजर्वेशन देखा था SC ST का और जो वीमेन है उनका, तब हमने देखा था बैकवर्ड क्लास के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी प्रोविजन हो गई। ग्रांटिंग पावर अथॉरिटीज टू पंचायत टू अनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर ग्रांट कर सकते हैं पावर। पावर जहाँ ग्रांटिंग करने की बात आ रही है वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर वॉलंटरी प्रोविजन ही रहेंगे। बराबर है, उसी के साथ साथ ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू द पंचायत। अब पंचायत को भी यहाँ पर फाइनेंशियल पावर जो है वो ग्रांट कर सकते हैं। जहाँ ग्रांट आ रहा है, जहाँ ग्रांटिंग हो रही है वहाँ ये वॉलंटरी प्रोविजन ही रहेंगे। टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, यहाँ कौन करने वाला है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, तो अपने हिसाब से करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनका बाप है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से करेगा, इसलिए यहाँ पर वॉलंटरी प्रोविजन आ गई। वो अपने हिसाब से देखेगा, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी हो गई वॉलंटरी प्रोविजंस। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, काफ़ी आसान है। अब फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है पंचायत की,
यहाँ पर जो ग्रांट्स है फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। अब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या करता है, 42% शेयर सेंटर को स्टेट को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 42% जो है सेंटर अपना स्टेट जो है उसको दे देगा। अब अपने अपने स्टेट के कितना शेयर है, कितना परसेंट शेयर है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपकी स्टेट को कितना परसेंट जो है वो शेयर आता है यूनियन गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर 42% जो है ऑल ओवर स्टेट्स को यहाँ पर जाता है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पंचायत है उनकी तरफ भी कुछ पैसा आएगा, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करता है, वो इन्हें बताता है कि इतना परसेंट शेयर जो है वो आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायत की तरफ देगी, बराबर है। उसी के साथ साथ लोन ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर पंचायत क्या कर सकती है, जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट अपना फिजिकल डिफिसिट जो है वो, या फिर जो भी अपना ये होता है फिजिकल डिफिसिट बढ़ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत सारा पैसा जो है वो इसमें दे देती है, बराबर है, जो भी स्कीम्स है या फिर सब्सिडीज़ है उसमें दे देती है, जो भी पैसा उन्हें लगाना है। उसके बाद क्या करती है, वो मनी बोरो करती है। मनी बोरो बाहर से भी कर सकती है, अंदर से भी कर सकती है, आरबीआई के पास से भी कर सकती है। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर मनी बोरोड हो गए, बराबर है, मतलब लोन्स लिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर क्या कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करती है या फिर ग्रांट्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो देती है पंचायत को, वहाँ से उन्हें पैसे मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, बराबर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, वहाँ से भी पैसे आते हैं इनके पास। उसी के साथ साथ इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन, इंटरनल रिसोर्सेज जो भी टैक्सेस जो कुछ भी होता है वहाँ से वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से उनके पास पैसा आता है, मतलब एक तो यूनियन गवर्नमेंट से जो कि जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो सजेस्ट करता है, उसका डिवोल्यूशन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है, लोन ग्रांट जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके साथ साथ इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। तो यहाँ से उनके पास पैसा आता है। तो इतना पैसा उनके पास आ गया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है। जो भी पंचायत है उनकी अच्छे से फंक्शनिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर फंक्शनिंग होती तो हमें इतनी डेवलपमेंट जो यहाँ पर देखने को मिलती, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से हर जगह पर यहाँ पर जो पंचायत है वो यहाँ पर बिठाई गई है, लेकिन उस तरीके से उतनी फास्टर यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि काफ़ी यहाँ पर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंसेस है। अब इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के का क्या रीजंस है वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। अब यहाँ पर डिवोल्यूशन हमने देखा है, तो यहाँ पर जो अच्छे से एडिक्वेटली डिवोल्यूशन नहीं हो पाता है, वहाँ पर लैक होता है। जैसे कि जो स्टेट्स है वो एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले पाते हैं डिवॉल्व करने के लिए 3F जो है, जैसे कि जो फंक्शंस है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, उसके साथ साथ जो फंड है वो अच्छे से रेज नहीं हो पाते हैं, उसके साथ साथ जो फंक्शनरीज़ है वो भी प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनेबल करने में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली स्टिपुलेटेड फंक्शंस है ये इनके डिस्चार्ज करने में काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम्स होती है। उसी के साथ साथ जो SFCs है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं रिकमेंडेशन, उनके सबमिट करते हैं वो रिकमेंडेशंस, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो कुछ ही इम्प्लीमेंट कर पाती है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट आता है एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी यहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल होते हैं। अब जैसे कि कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे कि ग्राम पंचायत है, वहाँ पर जो पोजीशन है वो सबॉर्डिनेशन में रखी गई है, इसलिए ग्राम पंचायत जो है उनका ज़्यादातर जो है वो टाइम जो है वो ब्लॉक ऑफिसर या फिर फंड जो टेक्निकल अप्रूवल है उसी के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर करप्शन जो है वो केसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक्सेसिव कंट्रोल जो है ब्यूरोक्रेसी का, यह भी यहाँ पर इनफेक्टिव उनका जो काम है वो परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर रीज़न जो है इनफेक्टिव परफॉर्मेंस के, ये आपको मेंस के लिए काम आने वाला है। मेरे को नहीं लगता प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको मेंस में जो है बहुत काम आ सकता है। मेंस में ये जो पॉइंट्स है आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कहीं पर भी कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए एक ढांचा बना लेना होता है, हमें एक स्ट्रक्चर बना लेना होता है आंसर राइटिंग का। अब वो जो आंसर राइटिंग के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अब आंसर राइटिंग के लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो उसमें आपको कोई भी आंसर आप बिठा सकते हो। मतलब क्या होगा, आपका सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि 8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब जैसे कि एग्जांपल बताओ आपको, तो कहीं पर भी कूप होता है, कहीं पर भी झगड़े होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर कोई भी देश में वॉर होता है, तो 3 ही रीज़न से होता है मोस्ट प्रॉबेबली। पहला होता है पॉलिटिकल फैक्टर, दूसरा होता है सोशल फैक्टर, तीसरा होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। तो आपने इसका ढांचा अगर बना लिया, जैसे कि देखिए आपको क्या क्या 5-5 पॉइंट सबके लिखने होते हैं, बराबर है, तो 2 पॉइंट तो आपको पता ही होते हैं। पॉलिटिकल अगर कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है इनएडिक्वेट है अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए, इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई जा रहा है,
उस वजह से जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो कम होती जा रही है। सोशल में आप लिख सकते हो कि जो लोग हैं वहाँ पर अच्छे से आपस में जो है वो नहीं रह पा रहे हैं, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, रिलीजियस फैक्टर बढ़ रहा है, या फिर जो रेसिज्म है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कोई कोई जो फैक्टर्स होते हैं हर कंट्री के, वो सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। यहाँ पर अगर कॉन्टिनेंट वाइज हम देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए हमको कॉन्टिनेंट वाइज ही अगर कोई किसी भी कंट्री के बारे में बोला गया है, 3 इसमें लिखना होता है, 3 ही जो पॉइंट से आपको उसी बारे में याद रखना पड़ता है, 3 ही पॉइंट जो है आपको याद करके लिखने होते हैं, बाकी सारे पॉइंट तो आपके तैयार ही होते हैं। तो इस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो इसमें भी ये जो पॉइंट्स है आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पर भी, कोई भी क्वेश्चंस में। तो एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, उसी के साथ साथ टाइट नेचर ऑफ फंड, यहाँ पर जो फंड है उसका भी टाइट नेचर है, यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशन जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं, अनसुटेबिलिटी होती है यहाँ पर प्रमोट करने में, स्पेंड करने में। उसी के साथ साथ यहाँ पर आता है कि ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर इन्हें पता है पंचायत को गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो तो आनी ही, हमें हमें क्या करना है, जिस तरीके से जो हिली एरियाज़ है, जो मतलब स्पेशल स्टेट्स मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस का एक टैग जो मिला हुआ है स्टेट्स को, वो अभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 90-10 का वहाँ पर रेशो मिलता है। और वो क्यों है, क्योंकि वही रीज़न है, सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट जो है हमें 90% तो दे ही रही है, तो हम क्यों काम करें यहाँ पर, बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि पंचायत है, उन्हें पता है गवर्नमेंट की तरफ से फंड आने ही वाला है, तो इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती थी गवर्नमेंट फंड के द्वारा, और वहाँ पर जो आपस में जो फंडिंग रेस करने होती है वो वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फिर आते हैं रिलेक्टेंस टू यूज़ द फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल फिजिकल पावर, यहाँ पर फिजिकल जो पावर है वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते हैं अच्छे से। यहाँ पर राइटली जो लेवी करना है टैक्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मार्केट, फेयर, जो कुछ भी हो, सर्विस प्रोवाइड जो होती है, इन सब पे जो है स्ट्रीट लाइटनिंग, पब्लिक टॉयलेट्स, इस पर अच्छे से जो है इम्प्लीकेशंस नहीं हो पाते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर फिजल पावर जो है वो लेवी और कलेक्ट करने जो रहते हैं टैक्सेस, उस पर ही ज़्यादा ये करते हैं, वो बहुत कम पंचायत है जो यूज़ करती है ये सब पावर्स। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लेवी करना है टैक्सेस, वो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर। अब सेम कम्युनिटी में अगर रह रहे हैं हम, कोई भी एक हमारी कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी होती है विलेज में, सब आपस में पहचान के होते हैं, सब पता होता है कौन क्या है। तो भैया यहाँ पर हम टैक्स रेस कर रहे हैं, 2 लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं ना भाऊ, ऐसा कैसे यार, तुम ऐसे कैसे कर सकते यार, अपना है, अब देखूंगा तो मालूम है अपनी खेती की कमाई हुई नहीं है, ये वो, अच्छा ठीक है कम कर देते हैं, मतलब क्या हो गया, पैसा कम हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, फिजिकल पावर जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ स्टेटस ऑफ ग्राम सभा, यहाँ पर ग्राम सभा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे, जो ग्राम सभा है उसकी जो पावर है वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये जो बॉडीज़ है इसकी अच्छे से फंक्शन जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। फिर उसका क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज़, यहाँ पर जो पैरेलल बॉडीज़ है वो भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जैसे कि अलग ही एक अपनी कम्युनिटी बना ली लोगों ने, और वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अब हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, चलो हम एक कोऑपरेटिवली काम करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम जो है उसके जूझना पड़ रहा है। अब यहाँ पर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ जो होती है, बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पर, विलेज पंचायत है जहाँ पर जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी है वो भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं उन्हें। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। अब जो एक एक्ट बचा है सिर्फ हमारा, वो जो पैसा एक्ट है, वो एक सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि अगर वो मैं लेके आता तो काफ़ी बड़ा 1 घंटे का ये वीडियो हो जाता था, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं ला रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जितने भी चीज़ें हैं वो सब कवर कर ली है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक और आता है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर एक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फार्मर्स है, फार्मर्स के बारे में बहुत हो रहा है कि फार्मर्स अपने अच्छे से नहीं मिल रहा है, उनको जो इनकम है अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें अगर हम यहीं से देखोगे तो काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, जैसे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी हो अच्छे से नहीं मिल पा रही है, जो स्टोरेज फैसिलिटी हो उनके नहीं मिल पा रही है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने की वजह से, बराबर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर टाइट नेचर ऑफ फंड, यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि फंड जो है उनको लिबरलाइजेशन नहीं मिल रहा है कि अपने हिसाब से वो चेंज कर सके फंडिंग को, अपने हिसाब से वो काम कर सके। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जितना जो फंड उन्हें दे रही है, जितनी सब्सिडीज़ उन्हें दे रही है, तो उस पर ही उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, उस वजह से वो स्विंग भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, कुछ नहीं। तो देखिए अब इस तरीके से, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो हर एक सिचुएशन को, हर एक चीज़ को, यही पॉइंट्स है। तो आप 2-3 पॉइंट अगर याद कर लोगे तो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह होते हैं। खैर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरीके से
यहाँ पर हमारा जो वीडियो है उसका एंड होता है। पूरा जो वीडियो है पूरा मैंने कवर कर लिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है पंचायत सिस्टम का। और मैं पीडीएफ जो शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पर, आप वो सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट आपको ये है कि यही जो वीडियो है आप फिर से 1.5 की स्पीड पर एक बार फिर से फॉरवर्ड करके देख लीजिए, 1.25 की स्पीड पर, जितना आपको समझ में आता है। तो उससे आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।